नमस्कार। 4 बज चुके हैं। मैं उपस्थित हूँ फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर के। आज हम उच्च रक्तचाप पर चर्चा करेंगे। आइए पहले प्रश्नों का समाधान कर लिया जाए। आंचल महेश्वरी, ये हमेशा इनके प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने फिस्टुला का ट्रीटमेंट पूछा है। आप जानते ही हैं कि अर्श और भगंदर ये दोनों अग्नि के कारण, अग्नि की विकृति के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं और मूल कारण इसका विबंध होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो निश्चित रूप में इसमें ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि मोशन क्लियर हो और साथ साथ में जो गुदा के आसपास फोड़े हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाता है, उनकी चिकित्सा की जाए। यदि समय पर चिकित्सा उन फोड़ों के गुदा के आसपास जो होते हैं न की जाए तो ये कैविटी का रूप ले लेते हैं। बाद में बड़ा कष्ट होता है और ऑपरेशन के द्वारा ही रोगी ठीक हो पाता है। सर्वप्रथम आप पेट साफ रहे उसके लिए आरगवद और हरितकी ये बहुत अच्छे योग हैं, ख़ास तौर से फिस्टुला के लिए। आरगवद 100 ग्राम ले लें और हरण 100 ग्राम ले लें, बारीक चूर्ण कर लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाली पेट देवें। ये इलाज भी है और इससे हल्का मोशन भी होगा। इसके अलावा चूँकि गुदा के आसपास व्रण हो जाते हैं तो इसमें अवगाह स्वेद कराएं, पंचवल्कल क्वाथ से या स्फटिका से लगभग आधा घंटा प्रतिदिन दोनों टाइम रोगी को टब बाथ कराएं। इससे काफ़ी रोगी को आराम मिलता है। रात को सोते टाइम एक लेप, मैं आपको बता रहा हूँ, लेप लगाएं। उसमें है मुलैठी, काला तिल और नीम पत्र। मुलैठी, काला तिल और नीम पत्र बराबर बराबर मात्रा में लेकर के 5-5 ग्राम की मात्रा तीनों लेकर के बारीक चूर्ण करें और इसका पानी थोड़ा डाल करके लेप तैयार करें और रात्रि में गुदा के चारों तरफ जहाँ व्रण हुए हैं वहाँ पर इसका लेपन कर दें। प्रातःकाल इसको गर्म पानी से धो लें। इसके अलावा एक और योग मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभूत। बबूल आपने देखा होगा, बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें। तो बबूल के पत्तों को पेड़ पे चढ़ के कलेक्ट कर लें, उनको सुखा लें। अगर 100 ग्राम बबूल के पत्ते हैं सूखने के बाद तो 100 ग्राम ही स्याह जीरा लें, स्याह जीरा, और 25 ग्राम काला नमक। बबूल के पत्ते 100 ग्राम सूखे हुए, स्याह जीरा 100 ग्राम और 25 ग्राम काला नमक। स्याह जीरा और बबूल पत्ते को घृत में हल्का सा भार्जित कर लें और फिर इनका तीनों का चूर्ण बना लें बारीक और 1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन कराएं। आप देखेंगे 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो जो व्रण है वो हील अप होने लगते हैं। बहुत ही, एक किसी संत ने हमको बताया था, मैंने इसका प्रयोग किया और कई लोगों को बताया और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक योग और है बहुत ही अच्छा, जिसका नाम है दशमूल गुड़। इसमें दशमूल के द्रव्य के चूर्ण, चित्रक, दंती और पिपली। दशमूल के द्रव्य चित्रक, दंती और पिपली ये 100 ग्राम लेके बारीक चूर्ण तैयार कर लें और गुड़ के साथ 1 चम्मच और लगभग 5 ग्राम गुड़ इनमें मिला करके, चूर्ण में मिला करके प्रातः एवं सायं खाली पेट इसका सेवन करें। ये भी बहुत ही अच्छा लाभ करेगा। जब व्रण बन गए हों, गुदा के आसपास कैविटी बन गई हो, तो ऐसी अवस्था में काशी झादी तैल या जात्यादि तैल से पिचू धारण कराएं ताकि वो हील अप हो जाए। इतना ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से फिस्टुला में आराम प्राप्त होगा। नंदिनी कपूर जी ने PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज
के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। PCOD, जैसा आप जानते हैं, इसमें ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं और ये सिस्ट हो जाने की वजह से ओवरी में जो अंडे बनना चाहिए वो नहीं बन पाते और इसके कारण तमाम व्याधियां रोगी को हो जाती हैं और ये प्योरली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ऐसे जिसमें PCOD हो तो वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकता है, बंधित्व से ग्रसित हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, दाढ़ी में बाल आ सकते हैं। ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। इसके लिए वस्ती बहुत श्रेष्ठ है। वस्ती में वरुणादिक्वाथ और त्रिफलाक्वाथ 50-50 ग्राम ले लें। वरुणादिक्वाथ 50 ग्राम, त्रिफलाक्वाथ 50 ग्राम। इनको 300 ml काढ़ा बना लें। इस काढ़े में 50 ml गोमूत्र, 50 ml शहद और 10 ग्राम यवक्षार मिला करके वस्ती लगातार देवें। प्रारंभ में शुरुआत में सहचर तैल की 30 ml की वस्ती देवें और फिर लगातार ये जो मैंने बताई लेखन वस्ती, इसका सेवन कर लास्ट में एक बार सहचर तेल की वस्ती देवें। यानी प्रारंभ और अंत में अनुवासन देवें। बाकी कम से कम 11 वस्तियाँ आप निरूह वस्ती देवें, लेखन वस्ती देवें। इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पूर्णानवाष्टक क्वाथ, वरुणादिक्वाथ 30 ml मिला करके दोनों टाइम खाली पेट में इसका सेवन कराएं। त्रिफला गुगुलू और कांचनाथ गुगुलू भी लगातार सेवन कराने से इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। और इसमें यदि पहले आप विरेचन करा दें, पहले तो आप 5 दिन तक पंचकोल क्वाथ का सेवन कराएं, फिर विरेचन करा दें और उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया वो करेंगे तो और अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। मानसी नायक जी ने एक्ट्रियल स्टेनोसिस इन लोअर लिम्ब, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। पहले ये समझ लें कि एट्रियल स्टेनोसिस होता क्या है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस से आर्टरीज का मार्ग नैरो हो जाता है, संकुचित हो जाती हैं, इस अवस्था को स्टेनोसिस कहते हैं। अर्थात नैरोइंग ऑफ द आर्टरी को ही स्टेनोसिस कहा जाता है। और चूँकि पैर लटके रहते हैं, नीचे का भाग रहता है, तो ज़्यादातर लोअर लिम्ब में ये रोग अधिक पाया जाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम है लोअर एक्सट्रीमिटी एट्रियल ऑक्लूसिव डिसीज। इसमें निश्चित रूप से विरेचन श्रेष्ठ काम करेगा। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं और कुटकी, त्रिव्रत और निशोथ 20-20 ग्राम लेकर काढ़ा बना लें 100 ग्राम। इसमें कैस्टर ऑयल 30 ml मिला करके विरेचन कराएं। विरेचन के बाद संसर्जन क्रम और उसके पश्चात फिर औषधियों का सेवन कराएं। औषधियों में शिलाजित्यादि लौह, शोथारी लौह और सूत शिखर। शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं आप सेवन कराएं। इसके अलावा इसमें नाड़ी स्वेद, अभ्यंग करने के बाद नाड़ी स्वेद या सर्वांग स्वेद भी कराएं। नाड़ी स्वेद इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ये लोअर लिम्ब में ही व्याधि होती है। और उद्वर्तन चूर्णोद्वर्तन भी कहते हैं इसको। 2 प्रकार का है, स्निग्ध उद्वर्तन और रूक्ष उद्वर्तन। तो इसमें रूक्ष उद्वर्तन अर्थात पंचकोल या कुलत्थादि चूर्ण, इसके द्वारा या पंचकोल चूर्ण या त्रिकट चूर्ण, इसके द्वारा उद्वर्तन करें। उद्वर्तन से भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मैंने कहा हर ट्रीटमेंट में थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। थोड़ा समय, कम से कम आप 1 महीने का समय पेशेंट से लेवें तो निश्चित रूप से आप पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। KN गांगवार जी ने नेज़ल पॉलिश के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इसके बारे में
पूर्व में कई बार चर्चा हो चुकी है। इसमें नस्यकर्म 21 दिन का कोर्स कराइए। स्नेह नस्य के रूप में षडबिंदु तैल 6 बूंद और अवपीड़न नस्य के रूप में शिग्रु, विडंग और वचा, इनको 50-50 ग्राम लेके बारीक चूर्ण कर लें। जिस दिन अवपीड़न देना हो उसके एक दिन पहले 2 चम्मच लेके थोड़ा पानी मिलाएं, चटनी के रूप में रात्रि भर रखा रहने दें। प्रातःकाल मसल कर छान लें और इसकी भी 8 बूंद दोनों नासा में देना है। जब भी अवपीड़न नस कराते हैं तो वाह्य अभ्यंग ग्रीवा के ऊपर करना है, मृदु स्वेद, नाड़ी स्वेद आदि करना है, उसके पश्चात ही नस्य कर देना। ऐसा 21 दिन का कोर्स आप करें। इसके अलावा कांचनादि गुग्गुलु, त्रिफला गुग्गुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार, इसका भी सेवन कराएं। औषधियों में शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, शुद्ध काशीस 250 मिलीग्राम दिन में 2 मात्रा शहद के साथ देवें तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। 21 दिन में आराम न हो तो 3 दिन गैप करके पुनः 21 दिन का नस्य कर्म आपको करना है। वंदना पाठक जी ने, बड़ी सम्माननीय है ये, इन्होंने पूछा है टिनिटस का ट्रीटमेंट। टिनिटस, ये कानों में एक विशेष प्रकार की साउंड आती है, रिंगिंग साउंड, हिसिंग साउंड, क्लिकिंग, व्हिशलिंग, अनेक प्रकार की साउंड रोगानुसार आती है। ये हाइपरटेंशन से भी इस प्रकार की साउंड आती है, या डिजनरेशन ऑफ वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए तब भी टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। ऐसी अवस्था में इसमें नस्यकर्म, निंद्रिय वर्धक तैल निरंतर 4-4 बूंद सुबह और शाम को डालें दोनों नासा में। दूसरा, शिरः तर्पण, मैंने देखा है टिनिटस के प्रॉब्लम में शिरोधारा बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो अश्वगंधा बला तैल से शिरोधारा कम से कम 11 दिन का कोर्स पेशेंट को दीजिए। इसके अलावा केवांच बीज, मुलैठी और अश्वगंधा का चूर्ण, केवांच बीज, मुलैठी और अश्वगंधा ये बराबर मात्रा में ले लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम सेवन कराएं। शुद्ध शिलाजीत के भी रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। 500 मिलीग्राम शिलाजीत आधा कप दूध में घोल लें, कुनकुना दूध में, और सुबह शाम इसका सेवन कराएं। एक टैबलेट नियो आती है चरक कंपनी की, इसमें कुचला का योग है। ये औषधि भी टिनिटस में अच्छा काम करती है। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को देवें। ब्राह्मी रसायन निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। ब्राह्मी रसायन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को सेवन कराएं। डॉक्टर चेतन पाटीदार ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये कार्डियक डिसऑर्डर है, जब ब्लॉकेज होने के कारण, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट के मसल्स में सप्लाई कम हो जाती है, तब ये बीमारी पैदा होती है। और ये निश्चित रूप से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक्स के कारण होता है। जब आर्टरी में प्लक्स एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो जाते हैं तो ब्लॉकेज उत्पन्न होता है। और हार्ट की ये 3 प्रमुख आर्टरियाँ हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंट्री आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, 3 आर्टरीज हैं। इनमें ब्लॉकेज होने से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और इवन हार्ट फेलियर भी हो सकता है। बहुत ही गंभीर व्याधि है। इसमें हृदमस्ती 10 मूल तैल से हृदमस्ती का प्रयोग करें। धारण काल लगभग 45 मिनट तक करें। इसके अलावा जो हाइपरलिपिडीमिया की औषधियाँ हैं, मेदो रोग की औषधियाँ हैं, उनका भी इनमें प्रयोग कराना चाहिए। मेरा प्रैक्टिकल प्रयोग है। कई बार आपने वायरल मैसेज में भी देखा होगा, व्हाट्सएप भी देखा होगा, मैंने किया है इसको।
इसमें 4 औषधियाँ हैं। लहसुन का रस 100 ml, अदरक का सुरस 100 ml और नींबू सुरस 100 ml और एप्पल का सिरका 100 ml। ऐसे 400 ml रस हो गए। लहसुन, अदरक, नींबू और एप्पल सिरका। 400 ml धीरे धीरे आंच में पकाएं 200 ml शेष रहने तक। जब 200 ml शेष रहे उसको छान लें। वैसे छानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रस पहले से ही छना हुआ है। जब ठंडा हो जाए तो इसमें 200 ml शहद मिला दें। शहद मिलाने से ये खराब नहीं होगा। अब इसको शीशी में भर कर रख लें। इसकी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाली पेट में नित्य प्रतिदिन सेवन कराएं। इससे कॉरोनरी ब्लॉकेज में बहुत लाभ प्राप्त होता है क्योंकि एलोपैथिक में कार्डियक एंजियोग्राफी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मान लो कार्डियक एंजियोग्राफी करा भी ले, उसके कुछ अंतराल में फिर से ब्लॉकेज उत्पन्न होने चालू हो जाता है। तो ये योग देने से बहुत लाभ होता है। साथ में फैटी सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट का सेवन बंद कराएं। साथ में प्राणायाम, योगा ये भी कराएं जिससे कि हार्ट में अच्छी एक्टिविटी हो और ब्लॉकेज धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। डॉक्टर अंजू नावले ने वेरिकोज वेन्स के बारे में पूछा है। वेरिकोज वेन्स के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। इसमें विरेचन कर्म श्रेष्ठ लाभ करता है और रक्त मोक्षण। विरेचन कर्म और रक्त मोक्षण 2 चिकित्साएं इसमें श्रेष्ठ लाभ करती हैं। औषधियों में सूतशेखर रस, प्रवाल पिष्टी और शोथारी लौह। सूतशेखर 125, प्रवाल पिष्टी 250, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम। ऐसी एक मात्रा दिन में 2 या 3 मात्रा का सेवन कराएं। और रक्त मोक्षण इसकी विशिष्ट चिकित्सा है। आप जलों का उच्चारण से या सिरावेद से भी रक्त मोक्षण इसमें कर सकते हैं। हेमंत धाकर, इन्होंने विटामिन B12 डिफिशियंसी अगर है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। वास्तव में आजकल विटामिन डी और B12 इसके कमी के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा आप जानते हो, B12 और फॉलिक एसिड ये रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यदि इनकी कमी हो तो रक्त का निर्माण विधिवत नहीं हो पाता, इसलिए रोगी जो है एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। शरीर में वेदना होने लगती है क्योंकि उतनी ऑक्सीजन हर जगह नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारी व्याधियां होती हैं। आयुर्वेद में व्हीट ग्रास आजकल बारीक चूर्ण बाजार में उपलब्ध हैं। उनको आप 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम शाम को लीजिए। अन्यथा व्हीट ग्रास अपने घर में भी लगा सकते हैं। उनका रस भी सेवन कर सकते हैं आप। स्वरस निकाल लें व्हीट ग्रास का और उसका सेवन आधा कप सुबह, आधा कप शाम को, बहुत ही तत्काल लाभ प्राप्त होता है इसमें। इसके अलावा पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम और मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, सूतशेखर 125 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा, ऐसी 2 या 3 मात्रा ब्राह्मी रसायन, च्यवनप्राश या मेनॉल माल्ट के साथ रोगी को देवें। साथ में अंकुरित अन्न का सेवन। अंकुरित अन्न, चना, खड़ी मूंग, इनको रात्रि में भिगो दें। 2 दिन तक भिगो देने के बाद इसमें अंकुरण पैदा हो जाता है। इस अंकुरित अन्न का सेवन प्रातःकाल नाश्ते के रूप में सेवन करें। साथ में गाजर सलाद में निश्चित रूप से लेवें। इन सब से B12 की पूर्ति हो जाती है। इसके साथ डी की भी डिफिशियंसी होती है, तो प्रातःकाल धूप में ज़रूर बैठें। इससे निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। राधिका महाजन ने फलघृत के बारे में पूछा है, क्या मेल और फीमेल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं।
तो हाँ, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फल घृत एक ब्राह्मण चिकित्सा है, तो ये दोनों में स्त्री पुरुष में बराबर प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर सोनी ने आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, तो संधिवात का पूरा प्रकरण चर्चा में आ चुका है। मैं चाहूँगा कि आप नवीन जी से उस व्याख्यान जो हुआ है संधिवात का, वो आप उनसे प्राप्त कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप इसमें आर्थराइटिस में हम ज़्यादातर, क्योंकि आर्थराइटिस ये रिमेटिक आर्थराइटिस ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, जानू संधि में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो हम इसमें पहले जानुबस्ती और उसके बाद पत्र पिंड इसमें करते हैं। इसके अलावा प्रवाल पंचामृत, महावात विध्वंसन रस, आम वातारी रस, इनका भी सेवन इसमें कराएं। महायोग राजगुल 2 गोली सुबह शाम को। इसके अलावा 10 मूल अरिष्ट और अश्वगंध अरिष्ट का भी सेवन आर्थराइटिस में कराएं। लेकिन अभ्यंग ये मैंने बताया, जानुबस्ती और पत्रपिंड तो करना ही है, लेकिन अभ्यंग आप शाम को जब भी आप खाली समय पर हों तो मालिश जरूर करें, सहचर तेल से या 10 मूल तेल से या अश्वगंधा बला तेल से। रश्मि अग्रवाल ने ये पूछा है कि सम मात्रा में मधुघृत, तो वास्तव में सम मात्रा में नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी अन्य औषधि के साथ दे रहे हैं तो सम मात्रा चलेगा। मान लीजिए आप अश्वगंधा शतावरी के साथ दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मन में संशय हो तो थोड़ा असमान मात्रा कर लें, एक 5 ग्राम कर लें, एक 10 ग्राम कर लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर मृत्युंजय ने प्रोस्टेट में जो आपने बाल बताए वो किसके हैं, इंग्लिश में आप बताने कष्ट करें, तो ये जो कॉर्न होता है, कॉर्न के जो भुट्टे आते हैं उसमें बाल होते हैं अग्रभाग में, उन बालों को आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ ये भुट्टे मिलते हैं, कॉर्न मिलता है, वहाँ वो पत्ते निकाल के फेंकते हैं तो बहुत सारे बाल उसमें होते हैं, तो वो बाल को कलेक्ट करके सुखा करके और इसकी भस्म बनाना है। शुभम एस पवार, इन्होंने पालित्य की चिकित्सा के बारे में पूछा है। पालित्य अगर 50 साल के बाद, 45 साल के बाद हो तो समझ में आता है, लेकिन यदि 20, 25, 30 साल की अवस्था में ही पालित्य हो जाए तो ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। इसमें रोगी को पूर्णतः बाल बनाना चाहिए, बाल बिल्कुल एकदम गंजा हो जाना चाहिए। गंजे की अवस्था में इसमें मास्तिष्क का सेवन बड़ा श्रेष्ठ है। मास्तिष्क मैंने कई बार बताया है, आंवला आधा किलो ले लीजिए और इसको पोटली बना लीजिए और तक्र में इसको डाल दें और तक्र को बॉईल करें, और इतना बॉईल करें कि तक्र जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आंवले शून्य हो जाते हैं। उन आंवलों को निकाल करके बीजा निकाल दें, कपड़े से छान लें और शिरा प्रदेश में 1.5 अंगुल मोटी परत चारों तरफ लगाएं और 1 घंटे तक धारण कराएं। इसको बोलते हैं मस्तिष्क। यह सुश्रुत की चिकित्सा है। 1 घंटे बाद धीरे से निकाल लें। फिर आप चमेली तेल से अभ्यंग करें। चमेली तेल का निर्माण मैंने बताया था। मान लीजिए 100 ml तेल है तो चमेली के पत्र का सुरस 400 ml और 400 ml दुग्ध, 100 ml शेष रहने तक, तेल शेष रहने तक इसको पकाएं। जब पूर्णतः पक जाए, पानी एकदम से नष्ट हो जाए तो उतार लें, ठंडा होने दें, छान लें और इसको सुरक्षित रख लें। इस तेल को लगाएं और इसी तेल से नस्य कर्म भी करें 4-4 बूंद। अगर आप चमेली तेल नहीं बना पाते हैं तो इंद्रिय वर्धक तेल से नस्य करें, तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी ने श्वेत कुष्ठ की साध्यता और ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो ऐसा श्वेत कुष्ठ जो 1 वर्ष से पुराना हो गया हो और जो मंडल हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हों और जहाँ श्वेत कुष्ठ हो उसके बाल भी सफ़ेद हो गए हों, ऐसा कुष्ठ जो है वो असाध्य होता है। यत परस्पर तो अभिन्नम बहु यत रक्तलोमवत यच्च वर्ष गणोत्पन्नम तत्सूत्रम नैविशध्यति, ये असाध्य के लक्षण है। ऐसा श्वेत कुष्ठ का रोगी जिसके
श्वेत कुष्ठ के मंडल थोड़ा पृथक पृथक हों, बीच बीच में काले काले चकत्ते हो, बाल रक्तवर्ण या सफ़ेद न हुए हो, 1 साल के नीचे का हो, ऐसा सूत्र साध्य है। अरक्त लोम तनुयत पांडु नाति चिरोधतम मध्यावकाशो सोचुनु तत्सुतम साध्यम उच्यते, ऐसा सूत्र साध्य होता है। चिकित्सा के लिए ये पहले ही लाइन में बताया गया कि श्वेत कुष्ठ में वो संपूर्ण चिकित्साएं करनी है जो कुष्ठ में आपने की हैं, और उसके बाद फिर एक विरेचक द्रव्य बताया, मलपूरस। मलपूरस को चक्रपाणि ने कटगुलर कहा है। इसको 20 ग्राम लेके गुड़ के साथ प्रातःकाल सेवन कराने के लिए उल्लेख है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जो कटगुलर है वो विरेचक नहीं है, तो हम उसकी जगह निशोथ देते हैं। सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संसरणम अग्रे मलपूरस स्ते सागुरा। इसको देने से विरेचन होता है। लघु आहार का सेवन कराएं। और इसके अलावा एक काढ़े का उल्लेख है, उसमें कटगुलर हम निशोथ मिलाते हैं, बड़ी सौंफ और मलपू असनम विजयसार और प्रियंगू। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, निशोथ, सौंफ, बड़ी सौंफ, विजयसार और प्रियंगू, इनका यौकुट कर लें। इनका काढ़ा सुबह शाम खाली पेट में सेवन कराएं। और धूप में बैठाने के लिए निर्देश है। उस अवस्था में एक योग बहुत उपयोगी है जो मैं करता हूँ। उसमें मूली बीज चूर्ण और वाकुची 100 ग्राम और मूली बीज 200 ग्राम बारीक चूर्ण तैयार कर लें। इसको सुरक्षित रखें और गोमूत्र में पीस करके जहाँ जहाँ श्वेत दाग हों वहाँ पर इसको लेपन करें और धूप में बैठें। इससे खुजली या उसमें स्फोट पैदा हो जाते हैं। इनको एक कांटे के माध्यम से या सुई के माध्यम से छेदन करके और फिर चाल मोगरा तेल इसमें लगाएं। ऐसा लगभग 20-21 दिन करें तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य ट्रीटमेंट जैसे शिलालेख बटी है ना, स्वर्णक्षीरी स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन जो आप श्वेत कुष्ठ के लिए प्रयोग करते हैं वो करें। इसके अलावा रक्त मोक्षण भी बड़ी लाभकारी चिकित्सा है। जलऊ का उच्चारण उन स्थानों में लगाएं जहाँ श्वेत कुष्ठ हो, तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम को निरंतर देख रहे हैं डॉक्टर रश्मि गर्ग जी, JS नौटियाल जी, नवीन जोशी जी, सुनील रातौरी जी, उत्कर्ष वर्मा, विजय जाधव, अर्चना जायसवाल, अंजू नवाले, विष्णु हारित, कल्पना जी, हेमलता GS, राधिका महाजन, अशोक जी, नीतू सिंह, दिनेश राठौर, जया गुप्ता, संदीप सिंह, पवन जोगी, मुकम्मिका के, दीपक गुप्ता, विनय यदु, गिरिराज प्रसाद शर्मा, चंद्रकला, अरुणा वर्मा, शिल्पा पालस्कर, सौरभ फागुनी भट्टाचार्य जी, रीना शर्मा, योगेश महाजन, मृदुल रंजन, शिखा वर्मा, रविराज कोंकानी जी, विनय मित्तल जी, सचिन शर्मा जी, राशि गर्ग जी, आर्य इंडिया, कमलेश गुप्ता जी, कमलेश विश्वास जी और शुभम S पमार। ये सभी चिकित्सक प्रणाम कह रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। सबको नमस्कार। इसी प्रकार आप सुनते रहें और अपना ज्ञान की वृद्धि करते रहें। अब आइए हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप सर्वाधिक प्रचलित व्याधि है। हर चौथा व्यक्ति ब्लड प्रेशर से पीड़ित है और उसका कारण खान पान और लाइफ स्टाइल की विकृति है। खान पान बिल्कुल ध्यान नहीं रखते,
उसे कारण ये व्याधि होती है। इसको रक्तगतवात कह सकते हैं। रक्तवाही स्रोतस की भित्ति पर व्यान वायु से प्रेरित रक्त द्वारा जो भार पड़ता है उसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है। कुछ आचार्य इसे रसज विकार मानते हैं, क्योंकि रसवाही स्रोतस का मूल हृदय है और हृदय से संबंधित 10 शिराएँ हैं, 10 आर्टरीज हैं, तो कई लोग इसको रसज विकार भी मानते हैं। दूषित्वा रसम दोषाः विगुणा हृदय गता हृदबाधा प्रकुवन्ति हृदरोगम तद उच्यते। WHO के अनुसार 140/95 या इससे ऊपर उच्च रक्तचाप हो, उसी को ही आर्टेरियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। कारणों में जैसे मैंने पहले चर्चा की, गुरु अभिसंधि, कटु लवण, अम्ल, फास्ट फूड का अधिक मात्रा में सेवन करना, अत्यधिक भोजन करना, क्षार आदि का प्रयोग अधिक करना, मद्य सेवन और अति मधुर पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, अचेष्टा व्यायाम न करें, निश्चेष्ट पड़ा रहे, कोई काम न करें। इसके अलावा मानसिक शोक, क्रोध और चिंता इनसे ग्रसित हमेशा रहता हो, वेग का धारण निरंतर करता हो और या अति व्यायाम करता हो, इसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आधुनिक मतानुसार 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, एक इडियोपैथिक, दूसरा सेकेंडरी। इडियोपैथिक जिसमें कोई भी शारीरिक विकृति नहीं होती और 90% जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो इडियोपैथिक की से ही संबंधित हैं। सेकेंडरी में मुख्य रूप से 3 कारण हैं, एक तो रीनल डिसऑर्डर, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स और न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर, ये इनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अन्य कारणों में टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, ड्रग अब्यूज, पॉइजनिंग, देन पॉलीसिस्थीमिया, प्री एक्लेम्पसिया, इनके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लक्षण देखें रक्तवात के तो शरीर में अंगमर्द, रुझा, संताप की अनुभूति, विवरता, कृशता, अरुचि और कभी कभी शरीर में फुंसियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और भोजन के बाद स्तब्धता। रुजस्तीव्रः ससंतापः वैवर्णम कृष्टा रुचिः गात्रे चारुं सभुक्तस्य स्तंभस्या सर्गते अनले। ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। आधुनिक दृष्टिया देखें तो ऐसा व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है, ज़्यादा पसीना निकलता है, पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और टिनिटस की प्रॉब्लम भी ऐसे रोगियों में हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी, देन डिमिनिश विजन, फेंटिंग, कभी कभी चक्कर आके बेहोश हो जाता है, पेन इन काफ रीजन, नम्बनेस ऑफ द बॉडी, नम्बनेस इन द बॉडी, झुंझुनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा होता रहता है, तो समझें कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। अगर पुराना रक्तगत वात न हो तो कृच्छ साध्य है, नवीन साध्य है। उपद्रव सहित यदि हाइपरटेंशन हो तो निश्चित रूप से वो असाध्य की श्रेणी में आता है। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन से मतलब जो गुरु विसंधि, तीक्ष्ण, उष्ण, स्पाइसी ऐसा खाना तुरंत बंद कराएं पेशेंट का। लघु सुपाच्य भोजन जो कि मेदवर्धक नहीं होना चाहिए और लाइफ स्टाइल में बदलाव। सबसे बड़ा आज जो मुख्य कारण है हाइपरटेंशन का वह है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल ठीक करें, समय पे सोएं, समय पे जगें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन व्यायाम, योग
योग में मुख्यतः प्राणायाम जरूर करें और खाने में लवण की मात्रा या क्षार की मात्रा बहुत कम कर दें। इसमें निश्चित रूप से पहले आपको विरेचन करना है। विरेचन करने से निश्चित है रक्त दाब कम होगा और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। इसके लिए मूर्छित तिल तैल से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। सम्यक स्नेह लक्षण मिल जाने पर विधिवत स्वेदन कराएं। शास्त्रानुसार कई बार चर्चा की जा चुकी है। और फिर विरेचन कराएं। विरेचन में पित्तनाशक औषधियाँ डालें, जैसे अमलतास, अंजीर, त्रिव्रत और कुटकी। ये 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना के 100 ml काढ़ा बनाएं और 40 ml कैस्टर ऑयल डाल करके विरेचन करा दें। यदि क्रूर कोष्ठी है तो उसमें इच्छाभिधि रस 125 से 250 मिलीग्राम मिलाया जा सकता है। वर्तमान में जो शोध कार्य हुए हैं लेखन बस्ती के बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं। उसमें ब्लड प्रेशर इस लेखन बस्ती से ठीक होते पाया गया है। इसमें लेखन बस्ती में त्रिफला, विडंग और गिलोय, 50 ग्राम त्रिफला, 20 ग्राम विडंग और 20 ग्राम गिलोय, इनका योगकुट करके काढ़ा बनाएं 300 ml। इसमें गोमूत्र 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, शुद्ध काशीश 500 मिलीग्राम, इसको विधिवत वस्ती बनाएं और लेखन वस्ती प्रदान करें। प्रारंभ में एक अनुवासन वस्ती सैन्यवादी तैल की दे दें और लास्ट में दें। लगातार आपको निरूह वस्ती ही लगाना है, अल्टरनेट अनुवासन नहीं लगाना है। इसके अलावा इसमें मूर्ध तर्पण कराना चाहिए। और मूर्ध तर्पण के 4 भेद हैं। अभ्यंग से पिचवा वस्तिश्चेति चतुर्विधम। तो अभ्यंग कराएं, शिरोभ्यंग या पिचु धारण, या सबसे बढ़िया तो शिरोधारा है, शिरोधारा कराएं। अश्वगंधा बलादि तैल या चंदन बलाक्षादि तैल से कराएं। पिचु धारण भी एक श्रेष्ठ चिकित्सा है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शंख पुष्पी 100 ग्राम और 50 ग्राम सर्वगंधा, ये चूर्ण बना लें और आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार देवें। और धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन को आप छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और योग में बता रहा हूँ आपको। अर्जुन छाल, हरितकी, वासा, पिपली और पुष्करमूल, सर्पगंधा, गोक्षुर और शंख पुष्पी। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। अर्जुन छाल, हरितकी, वासा, पिपली, पुष्करमूल, सर्पगंधा, गोक्षुर, शंख पुष्पी, प्रत्येक बराबर 100-100 ग्राम ले लें, बारीक चूर्ण कर लें। कपड़ चूर्ण जितना बारीक चूर्ण होगा उतना ही लाभ प्राप्त होगा। 5 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार सेवन कराएं। निश्चित रूप से इससे ब्लड प्रेशर तुरंत डाउन होता है। इसके अलावा जटामांसी चूर्ण, शंख पुष्पी, वचा और गोक्षुर। जटामांसी, शंख पुष्पी, वचा और गोक्षुर। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नींद भी नहीं आती है। इस योग देने से नींद भी आती है और ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। मेध रसायन मैं हर बार आपको बताता हूँ। शंख पुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलैठी, ये 4 औषधियाँ हैं जो मेध रसायन है, श्रेष्ठ मेध रसायन है। इनका भी प्रयोग करने से मन में शांति आती है, सिर में दर्द होता है वो आराम मिलता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। जटामांसादि क्वाथ, ये भी उत्तम क्वाथ है। इसमें अश्वगंधा, खुरासानी, अजवाइन और जटामांसी, इस काढ़े के देने से नींद भी आती है, सिरा दर्द, सिराशूल में आराम मिलता है, घबराहट नहीं होती और ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। आसोरिष्ट में सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच, अर्जुनारिष्ट 2 चम्मच और 4 चम्मच पानी मिलाएं। भोजन के बाद दोनों टाइम इनका सेवन कराएं।
बटियों में सर्वगंधा बटी 2 गोली सुबह शाम को ब्लड प्रेशर के अनुसार से इसका मात्रा का निर्धारण करें। ब्राह्मी बटी का भी सेवन कराएं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और रोगी को नींद भी अच्छी आती है। गैस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कभी कभी अपान वायु ऊर्ध्वगत हो जाती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। ऐसी अवस्था में रसोन गुग्गुल का सेवन कराना चाहिए। रस औषधियों में प्रभाकर रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, श्वेत पर्पटी 250 मिलीग्राम। प्रभाकर रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, श्वेत पर्पटी 250 मिलीग्राम। यह एक मात्रा है। ऐसे ही दिन में 2 या 3 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ सेवन कराएं। दूसरा एक योग और है, जहार मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, सर्वगंधा बटी 2 गोली। ये एक मात्रा, ऐसे दिन में 2 मात्रा का सेवन करा सकते हैं। नागार्जुनाभ रस, चंद्रकला रस और पुनर्नवा मंडूर। नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, चंद्रकला 125 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 125 मिलीग्राम। पुनर्नवा मंडूर को 250 मिलीग्राम डाल सकते हैं। यह एक मात्रा है। ये ध्यान रखें कि जहाँ पर रस औषधियाँ जिसमें स्वर्ण मुक्तादि हो, वो 60 मिलीग्राम की एक मात्रा है। रस औषधियों की सामान्यता है 125 मिलीग्राम और भस्म की मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम तक दी जा सकती है। एक सामान्य सिद्धांत है। एक योग और है, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम और मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम। प्रवाल पिष्टी 250, अकीक पिष्टी 250 और मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा। ऐसे ही दिन में 2-3 मात्रा दें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का पेशेंट इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, तो ये बदल करके 20-20 दिन के कोर्स इनके देवें तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। एक चूर्ण और है उपयोगी, अर्जुन चूर्ण, जटामांसी और गोक्षुर। अर्जुन चूर्ण, जटामांसी और गोक्षुर बराबर मात्रा में बारीक चूर्ण तैयार कर लें और 1 चम्मच या आधा चम्मच रोगी की अवस्था अनुसार इसको सेवन कराएं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑयली स्पाइसी मटेरियल अवॉइड करना चाहिए, नमक कम खाना है या ना खाएं, और फैट कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। रेगुलर एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से प्राणायाम। और प्राणायाम में भी शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हाइपरटेंशन ज़्यादा हो तो कपाल भाती या भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जो उष्ण स्वभाव के प्राणायाम हैं वो नहीं करना चाहिए। तो नित्य प्रतिदिन ये प्राणायाम करें, लाइफ स्टाइल अपनी सुधारें, जल्दी सोएं, जल्दी जागें, स्पाइसी फूड न लें, और नित्य प्रति थोड़ा से जब आप पूजा करते हैं, बैठते हैं, तो ध्यान अवश्य लगाएं। मेडिटेशन से भी इसमें लाभ प्राप्त होता है। जब आपको चक्कर जैसा महसूस होने लगे तो शवासन भी बहुत ही उपयोगी है। मैं डेली ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 1 घंटे का योगाभ्यास मेरा चलता है। लगभग 50 से 60 आसन, पूरे प्राणायाम, बंध तीनों और प्राणायाम के सारे भेद, ये सब करते हैं। आप भी करें, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।